गुड इवनिंग एवरीबॉडी, लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई हिंदी में आप सभी का भरपूर स्वागत है। मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया, आधुनिक भारत इतिहास की आज की इस कक्षा में हम बात करेंगे ब्रिटिश साम्राज्यवाद की। यदि आज आप इस क्लास को पहली बार देख रहे हैं तो आप इस क्लास को देखते चलिए, लेकिन इसके पहले हमने जो 3 कक्षाएं कंप्लीट की है उस पर भी एक नजर डाल दीजिएगा ताकि कहानी समझने में आसानी जाए। मैं कहानी थोड़ी सी पुनः आपको बता दूं कि जब सबसे पहले वास्को डी गामा भारत आता है पुर्तगालीज कंपनी को, बाद में फिर एक प्रकार से भारत का रास्ता पता चलता है। पुर्तगालियों के बाद फिर डच, डेनिश, अंग्रेज, फ्रांसीसी अलग अलग कंपनी आती हैं और हमने जाना कि किस तरीके से यूरोपियन लोगों का आगमन हुआ, क्या उनकी जरूरतें थी जो भारत पूरा कर सकता था, और किस प्रकार से भारत में मध्यकाल में मुगल शासकों का आरंभ होता है और फिर पतन होता है। हमने अपने पिछली कक्षाओं में यह भी जाना कि किस प्रकार से प्लासी के युद्ध और बक्सर के युद्ध के माध्यम से अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में अपने आप को एक शक्ति के रूप में स्थापित करती है। खास करके वह जो एक व्यापारिक कंपनी थी, अब एक क्षेत्र पर कब्जा करते हुए वहां के राजस्व वसूली का काम करती है। धीमे धीमे अब ब्रिटेन की यह ईस्ट इंडिया कंपनी अपना विस्तार करेगी राजस्व वसूली का, और इस विस्तार में वह छोटे छोटे राजाओं के क्षेत्र को अपने कब्जे में लेगी। कभी सहायक संधि का उपयोग करेगी या तो फिर कभी हड़प नीति का पालन करेगी, और लगातार बंगाल से जो कहानी शुरू हुई वो भारत के बाकी हिस्सों में दोहराई जाएगी और ब्रिटिश प्रांत या ब्रिटिश क्षेत्र का दायरा भारत में बढ़ता जाएगा। आज हम इस कहानी में जानने की कोशिश करेंगे कि अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल में जो शासन शुरू किया, फिर बंगाल में जो शासन का विस्तार हुआ, बंगाल से पूरे भारत में धीमे धीमे बहुत सारे देसी रियासतें, राजा महाराजा नवाब पूरी तरह से अंग्रेजों के अंतर्गत आ जाते हैं या तो अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार कर लेते हैं, और भारत का एक बहुत बड़ा भूभाग जिसमें वर्तमान का पाकिस्तान, बांग्लादेश जैसा क्षेत्र और अफगानिस्तान तक का क्षेत्र शामिल है, यह ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए राजस्व उगाही का बहुत बड़ा केंद्र बन जाता है। लेकिन इस कहानी का तीसरा पहलू यह है कि ईस्ट इंडिया कंपनी, जो कि ब्रिटेन की एक व्यापारिक कंपनी थी, ब्रिटेन की सरकार भी अब ईस्ट इंडिया कंपनी को धीमे धीमे अपने कब्जे में लेना शुरू करती है। धीमे धीमे ईस्ट इंडिया कंपनी पर अपना नियंत्रण स्थापित करती है और अपने अनुसार ईस्ट इंडिया कंपनी को यहाँ की राजनीति में और यहाँ के शासन व्यवहार में मदद करती है। क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1772 में लोन की जो अर्जी सरकार के सामने रखी थी ब्रिटेन के, उसी का लाभ उठाते हुए 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट ब्रिटेन की पार्लियामेंट पारित करती है और इस कंपनी को अपने नियंत्रण में और यहां शासन चलाने के दिशा निर्देश देती है। 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट आता है, 1793 में फिर एक अगला एक्ट आता है, फिर 1813, 1833 और 1853 में अलग अलग समय पर वहां की पार्लियामेंट इस कंपनी को दिशा निर्देश देते हुए बताते रहती है कि वह किस तरीके से शासन चलाएगी। हमने लगभग अपने पिछले क्लासेस में मोटे तौर पर 1790, 1795 तक की बात कंप्लीट कर ली थी। अब हम आगे बढ़ रहे हैं 1800 से लेकर 1857 की कहानी में आखिर क्या क्या हुआ। अब इस दौरान ब्रिटिश सरकार, ब्रिटेन की पार्लियामेंट ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से देश की राजनीति में, देश की शासन व्यवस्था में, देश के फौजदारी कानूनों में, देश की राजस्व व्यवस्था में सीधे तौर पर हस्तक्षेप करना शुरू करेगी। मोटे तौर पर कहे तो ये वो दौर है जहां ब्रिटिश साम्राज्यवाद प्रारंभ होता है। आप कहेंगे सर ये साम्राज्यवाद क्या होता है?
साम्राज्यवाद का वर्तमान में अर्थ लिया जाता है जब एक राष्ट्र किसी अन्य राष्ट्र के प्रति एक आक्रामक व्यवहार रखता हो। जैसे इस समय रूस यूक्रेन के प्रति एक आक्रामक व्यवहार रखता है, चीन आक्रामक व्यवहार रखता है दक्षिण चीन सागरों के प्रति, दक्षिण चीन सागर के देशों के प्रति। एक आक्रामक व्यवहार को हम साम्राज्यवाद कहते हैं, जिसमें वो अपने सीमाओं को और अन्य देशों को अपने अधीन करना चाहता है। लेकिन आज के युग में साम्राज्यवाद का वो चेहरा नहीं दिखता जो प्राचीन या मध्यकाल में दिखता था। आज के युग में नव साम्राज्यवाद शुरू हो गया है। एग्रेशन दिखाई देगा, कठोरता दिखाई देगी, लेकिन वो दूसरे देश को कब्जे में लाने के लिए नहीं, बल्कि दूसरी देश की सरकार को अपने अनुसार निर्णय लेने के लिए मजबूर कराने के लिए नव साम्राज्यवाद स्थापित किया जाता है। तो साम्राज्यवाद का मतलब होता है जब कोई देश प्रत्यक्ष रूप से किसी अन्य राष्ट्र पर आक्रामक रूप से व्यवहार करे, उसके शासन व्यवस्था को समाप्त करके उसे अपने अधीन कर दे, उस देश को गुलाम बना दे, तो यह राष्ट्र द्वारा अपनाई गई नीति साम्राज्यवादी नीति कही जाती है। और जिस राष्ट्र पर यह नीति अपनाई जाती है वो राष्ट्र गुलाम राष्ट्र हो जाता है, उसे हम उपनिवेशवाद के रूप में भी शामिल करते हैं, उस गुलाम राष्ट्र को। नव साम्राज्यवाद 21वीं सदी की परिकल्पना है जहां एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र के निर्णयों को अपने अनुसार बदलने के लिए उस पर दबाव और शक्ति का प्रभाव ना सही, लेकिन राजनीति और कूटनीति के माध्यम से उसके निर्णयों को अपने अनुसार बदलने का प्रयास करते हैं। आज ये नव साम्राज्यवाद आप कई रूपों में देख सकते हैं। अमीर देश गरीब देशों को आर्थिक सहायता देते हैं और उनके निर्णय को अपने अनुसार बदलने की कोशिश करते हैं, ये भी नव साम्राज्यवाद है। अमेरिका कई देशों को आर्थिक सहायता देता है और उसके निर्णय को अपने अनुसार बदलता है। पाकिस्तान में बदलने वाली सरकारें भी नव साम्राज्यवाद का परिणाम है। चीन के द्वारा यह नीति हाल फिलहाल में बड़े एग्रेसिव रूप में अपनाई जा रही है कि वह अपने आसपास के छोटे गरीब देशों की मदद करता है और उसके निर्णय को अपने अनुसार बदलने का प्रयास करता है। नव साम्राज्यवाद में एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र पर डायरेक्टली कोई एक्शन नहीं लेता, लेकिन इनडायरेक्टली उसकी सरकार उस देश के दबाव में अपने निर्णय या अपने जो भी प्रणाली नीतियां थी उसे बदलने के लिए मजबूर हो जाती है। तो आज की कहानी में हम जानेंगे फिर अंग्रेजों की यह ईस्ट इंडिया कंपनी जब भारत में आई और इन्होंने साम्राज्यवादी विस्तार किया तो क्या क्या उनके दिमाग में चल रहा था, क्योंकि अगर आप इनके दिमाग में चलने वाली बातें समझ जाएंगे तो आधुनिक भारत के इतिहास का वास्तविक अर्थ और आधुनिक भारत के इतिहास में होने वाले बदलावों को समझ पाएंगे। हम जानेंगे कि जनता की प्रतिक्रिया क्या थी। अब जनता एक प्रकार की तो थी नहीं, जनता में गरीब लोग भी थे, किसान भी थे, संपन्न वर्ग भी था, जमींदार वर्ग भी था, पूंजीपति वर्ग भी था, सूदखोर भी थे, ब्याज कमाने वाले लोग भी थे और छोटे छोटे उद्योग लगाने वाले लोग उद्योगपति भी थे। इनकी क्या विचारधारा थी वो समझ में आएगा। आप आज की कहानी से समझ पाएंगे कि फिर जातिवादी सुधार आंदोलन कैसे प्रेरित हुए। आप समझ पाएंगे कि अंग्रेजों ने इस दौरान भारत में कई प्रकार के स्कूल और कॉलेजेस क्यों खोले, क्योंकि कई सारी किताबों में आपको ये बस पता चलेगा कि अंग्रेजों ने अलग अलग सोसाइटी की स्थापना की, कॉलेजों की स्थापना की, तो आपको लगेगा कि एक तरफ तो अंग्रेज हमें गुलाम बना रहे हैं, तो फिर ये हमारे देश में विद्यालय और स्कूली शिक्षा क्यों लेकर आ रहे हैं। इसके वास्तविक अर्थ को समझने के लिए आज की कक्षा आपके लिए बड़ी महत्वपूर्ण है। आज की कक्षा में मैं ये दावा कर सकता हूं कि आप बहुत बारीकी से समझ पाएंगे कि क्यों एक शिक्षक की जरूरत होती है किसी विषय को पढ़ने के लिए। तो शुरुआत करते हैं आज की कक्षा का। पुनः मैं आप लोगों को याद दिला दूं कि अभी भी आपके पास एक विकल्प है, क्योंकि जल्द ही प्राइस इंक्रीज होंगे, उसके पहले आप इस ऑफर का लाभ उठा सकते हैं। कुछ लाल लाली कह रहे होंगे सर ऑफर तो आप काफी लंबे समय से यही रख रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि वो इसीलिए कर रहे हैं ताकि 25 के विद्यार्थी और 26 के विद्यार्थियों को एक बेहतर सुनहरा मौका मिल जाए।
फिर प्राइसेस एक बार बढ़ जाएंगे, फिर आप कहेंगे देखो अनअकैडमी ने अपनी फीस बढ़ा दी। तो मौका है, मिस मत करिएगा। कई सारे नए बैच स्टार्ट हो रहे हैं, मंजिल बैच, अचीवर्स बैच, न्यू बैच, शिखर बैच, कई सारे बैच आ रहे हैं। साथ ही साथ आप जुड़ सकते हैं अनअकैडमी यूपीएससी समिट, ब्यूरोक्रेट्स और पॉलिटिशियन के साथ आपका सीधा संवाद होगा। क्वालिटी एनरिचमेंट प्रोग्राम मेंस के लिए तैयार हो चुका है, जो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन है जिसमें आपको मेंटर्स, लाइव मेंटर्स प्रोग्राम, डेली आंसर राइटिंग और कई सारी चीजें मिलती थी, उसमें अब आंसर इवेल्युएशन एआई बेस्ड भी कर दिया गया है। ऑप्शनल कार्निवल्स में ऑप्शनल कई सारे बैच स्टार्ट हो रहे हैं और सी सेट हम लेकर आ रहे हैं 25 जुलाई से। 24,999 में सी सेट इंक्लूड है। एमके लाइव रिफर कोड आपको यूज करना पड़ेगा। अगर आप केवल सी सेट करना चाहते हैं तो 9,000 रुपए में केवल सी सेट का बैच अवेलेबल है। और यूट्यूब पर अनअकैडमी आप लोगों के लिए पुनः कुछ नया करने जा रही है। 6 टॉप एजुकेटर्स आपके लिए लेकर आ रहे हैं एनसीईआरटी सीरीज, जिसमें आप पढ़ेंगे पूरी तरह से एनसीईआरटी, ताकि हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों को एक बेहतर बेसिक और बहुत एक अच्छी रणनीति के साथ तैयारी की शुरुआत करने का मौका मिले। मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया हमारे जीएस पेपर 1 यूनिट 2, 3 और 4 में वर्णन है। ब्रिटिश साम्राज्यवाद, आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि यह साम्राज्यवाद का अर्थ क्या होता है, किसे कहते हैं इंपीरियलिज्म, इसका नेचर कैसा था, किस रूप में था यह साम्राज्यवाद, किस तरीके से विद्यमान था और भारतीयों ने इसके प्रति फिर क्या प्रतिक्रियाएं दी। और आज की कहानी समझने वाले विद्यार्थी को मॉडर्न हिस्ट्री वास्तविक रूप में समझ में आएगा। मुझे आप जरूर क्लास के बाद बता पाएंगे कि सच में सर कि आज हमें मॉडर्न हिस्ट्री में क्या चीजें समझ में आई। सबसे पहले साम्राज्यवाद का मतलब होता है एक राष्ट्र के द्वारा दूसरे राष्ट्र के प्रति आक्रामक व्यवहार, एग्रेसिव बिहेवियर बाय वन नेशन टुवर्ड अनदर। साम्राज्यवाद में पुराने जमाने में एक राष्ट्र अपनी सीमाओं की वृद्धि भी चाहता था, पुराने जमाने में दूसरे राष्ट्र को अपने कब्जे में करना चाहता था। आज के नव साम्राज्यवाद में इस प्रकार की विचारधारा तो नहीं होती, लेकिन नव साम्राज्यवाद भी दूसरे राष्ट्र को अपने अनुसार निर्णय लेने के लिए मजबूर जरूर करता है। इसे थोड़ा प्रैक्टिकली कहते हैं। प्रैक्टिकली क्या कह समझे, जब आपके घर में हो सकता है कि बड़े भाई, बड़ी बहन, माता पिता, दादा दादी, इन 6 लोगों में से किसी एक को याद करिए, ये भी साम्राज्यवादी प्रवृत्ति के होते हैं। कुछ होते जो आपकी कद्र करेंगे, आपके बातों को समझेंगे, और कुछ होंगे जो एग्रेसिवली आपको अपने अनुसार बदलने के लिए मजबूर करेंगे। फिर वो पिटाई कर सकते हैं, फिर वो तुम्हें आर्थिक लालच दे सकते हैं, या वो तुम्हारी कमजोर कड़ी का उपयोग कर सकते हैं। तो आपके अपने परिवार में भी साम्राज्यवादी लोग बैठे हैं जिनका आपके प्रति एग्रेसिव व्यवहार होगा। राष्ट्र जब किसी एक राष्ट्र के द्वारा डायरेक्टली किसी पर आक्रामक व्यवहार किया जाता है तो इसको प्रत्यक्ष साम्राज्यवाद कहते हैं, जो कि 17वीं, 18वीं, 19वीं और 20वीं सदी में रहा। लेकिन आज 21वीं सदी में अप्रत्यक्ष साम्राज्यवाद है, क्योंकि आज कोई राष्ट्र किसी दूसरे राष्ट्र को गुलाम नहीं करना चाहता है। 2 वर्षों से ज्यादा समय से रूस यूक्रेन से युद्ध कर रहा है, लेकिन यूक्रेन को गुलाम नहीं बना सकता है। उसके कुछ क्षेत्र अपने में कब्जे में लेने के बाद भी उसे बाद में वह छोड़ भी सकता है, पर वो गुलाम नहीं कर सकता है। ये नव साम्राज्यवाद का दर्शन है। और क्यों करता है कोई साम्राज्यवाद, अगर आप इसका जवाब ढूंढना चाहते हैं तो उसका कारण है उसका आर्थिक शोषण करने के लिए। उसका आर्थिक शोषण का मतलब हुआ उसके संसाधनों को अपने राष्ट्र के लिए उपयोग करने के लिए, उसके जितने भी रिसोर्स है उसको यूज करने के लिए, वहां के लोगों पर अत्याचार करके कमाई करने के लिए। इसलिए साम्राज्यवाद करने का प्रयास किया जाता है, अपने राष्ट्र को संपन्न करने के लिए। क्या औकात थी ब्रिटेन की हमारे सामने जब वास्को डी गामा आया था? एक छोटा सा कमजोर सा राष्ट्र था। कहां गौरवशाली भारत का इतिहास था,
लेकिन हमारा शोषण करते करते, हमारा खून पीते पीते मोटे हो गए ब्रिटिशर्स, हमारी ही संपदाओं से अमीर हो गए ब्रिटिशर्स, हमारी ही पैसों से औद्योगिक क्रांति कर बैठे ब्रिटिशर्स, और हमारे ही खून से, हमारे ही जमीन के हर एक संसाधन से अपने आप को संपन्नता के चरम सीमा पर पहुंचा पाए ये ब्रिटिशर्स। यही तो मकसद लेकर आए थे भारत में। खास करके जब वो आए थे तब व्यापार के रूप में आए थे, बाद में राजनीतिक रूप में सोचने लगे। तो आर्थिक शोषण करने वाला जो भी राष्ट्र होता है उसे साम्राज्यवादी राष्ट्र कहते हैं, उसकी विचारधारा साम्राज्यवाद विचारधारा कहलाती है। और जिस राष्ट्र का आर्थिक शोषण होता है उसे उपनिवेशवाद कहते हैं। जिसका शोषण होगा वह गुलाम कहलाएगा। उपनिवेशवादी विचारधारा का एक प्रकार से उस पर प्रभाव कहलाएगा। देखना, एक लाली है प्रियंका शर्मा, वो कह रही है आई लव ब्रिटिश, कांग्रेस से अच्छे थे। अब देखो ये अज्ञानता का परिणाम है, क्योंकि इसने व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी बहुत पढ़ ली है लाली ने, इसने शायद इंस्टाग्राम बहुत पढ़ लिया, इसलिए वो ऐसे कमेंट्स कर रही हैं। मैं आपको छोटी सी घटना बता रहा हूं और फिर मुझे बताना कि अंग्रेज अच्छे थे। ये अंग्रेज लोग जब यहां आते थे तो हमारे देश की कई सारी लड़कियों के साथ इनके यौन संबंध होते थे, पर यह उनके साथ विवाह नहीं करते थे। उनका शोषण शारीरिक और मानसिक भी करते थे। और जब, क्योंकि ये पूरी शक्ति से और जोर जबरदस्ती से हर प्रयास कर सकते थे, उनके खिलाफ लड़ने की ताकत किसी में नहीं थी। और जब ये अपने घर लौटते थे ना, तो उन लड़कियों के माता पिता बद्दुआएं देते थे कि इनका जहाज डूब जाए। इस प्रकार की प्रवृत्ति के लोगों से प्यार करोगे, कहां की मानसिकताएं लेकर आए हो आप। अद्भुत है जो लाली इस प्रकार के कमेंट्स कर रही है। मुझे नहीं पता कि वो लाल है लाली है, क्या भारत में उसका जन्म हुआ है या नहीं हुआ है, लेकिन जरा सोच के देखिए। मैं आपको एक दूसरा उदाहरण देता हूं। दूसरा उदाहरण, जब पूरे बंगाल में अकाल पड़ा था, पूरे बंगाल में लाशें सड़कों पर पड़ी रहती थी, सड़कों पर कोई उठाने वाला तक नहीं मिला था, तो रिपोर्ट कहती है कि अंग्रेजों ने उस समय भी भारतीय किसानों से, भारतीय लोगों से इतना राजस्व वसूला था कि जो अपने पुराने समय से कई गुना ज्यादा था। अरे शर्म करनी चाहिए तुम्हें ऐसे कथन करने से पहले। या तो अपने ज्ञान को बढ़ाओ या फिर चुप बैठो मेरे लाल लालियों। मैं मतलब बहुत दुखी हूं कि इस प्रकार के गंदे लोग मेरी क्लास तो ना देखें प्लीज। मैं माफी चाहूंगा, आप किसी और मास्टर की क्लास देखें। मैं आहत हो जाता हूं जब कोई ऐसा अज्ञानी व्यक्ति इस प्रकार के कमेंट्स करके कहीं ना कहीं अपनी बुद्धिजीविता के अल्प आयु को बताने का प्रयास करता है। आप उनके किस्से सुनेंगे, आपको उनकी कहानियां पता चलेगी तो सोच नहीं पाओगे। कस्तूरबा गांधी के द्वारा कही गई एक बात मैं बता दूं, जब कस्तूरबा गांधी जी महात्मा गांधी के आंदोलनों के लिए अलग अलग घरों में जाती थी ना, तो जब वो एक घर में पहुंची तो घर को खटखटाने के बाद अंदर से आवाज आई कि कौन है। कस्तूरबा गांधी जी ने कहा कि हम आपको आंदोलन के बारे में जानकारी देने आए हैं। तो अंदर की महिला ने उत्तर दिया कि मैं दरवाजा नहीं खोल सकती, क्योंकि एक ही जोड़ी कपड़ा पूरा पहनने का है महिलाओं के लिए और 2 महिलाएं हैं। एक महिला उसे पहन के बाहर गई है, मेरे पास वो एक जोड़ी पूरा कपड़ा नहीं है जिसे पहनकर मैं दरवाजा खोल सकूं। और आप अंग्रेजों के प्रति प्रेम भाव व्यक्त करोगे? अरे उनसे बड़े शत्रु नहीं हो सकते हैं। थोड़ी शर्म करा करिए जब आप ऐसे कथन कहीं पर भी कहते हैं। थोड़ी तो ही शर्म रखिए। उन लोगों ने जिन्होंने लगातार उनके खिलाफ प्रतिरोध व्यक्त किया, उनका सम्मान करने में मदद मिलेगी। आइए वापिस लौटते हैं और देखते हैं कि दुनिया कहां तक जा सकती है। तो सबसे पहले तो हमें यह बात समझ में आ गया कि साम्राज्यवाद का अर्थ होता है जब एक राष्ट्र किसी दूसरे राष्ट्र पर आक्रामक व्यवहार करे आर्थिक शोषण के लिए। जिस राष्ट्र का आर्थिक शोषण होता है वहां कहते हैं कि उपनिवेशवाद आ गया है। आइए बात करते हैं। उपनिवेशवाद की भी परिभाषा दी जा सकती है जैसे साम्राज्यवाद की कही।
उपनिवेशवाद का मतलब होता है कि जब कोई देश अपने आर्थिक हितों की पूर्ति के लिए किसी दूसरे देश पर राजनीतिक नियंत्रण स्थापित करता है, तो फिर जो देश यह राजनीतिक नियंत्रण स्थापित करता है जिस राष्ट्र पर, वह राष्ट्र उपनिवेश कहलाता है। जैसे ब्रिटेन का उपनिवेश भारत था। भारत पर एक प्रकार से राजनीतिक नियंत्रण अंग्रेजों ने इस्टैब्लिश कर दिया था प्लासी की लड़ाई के बाद। भले ही वो एक ईस्ट इंडिया कंपनी के कारण ही हुआ था, लेकिन भारत की राजनीतिक सत्ता उसके हाथ में पहुंच चुकी थी। धीमे धीमे अब उसका विस्तार करेगा। पर क्या आज के दौर में उपनिवेशवाद, कॉलोनिज्म पॉसिबल है? बिल्कुल भी नहीं पॉसिबल है। न उपनिवेशवाद आज के दौर में होता है जब कोई देश दूसरे देश पर बिना अपनी राजनीतिक सत्ता स्थापित किए उसका आर्थिक शोषण अपने हितों के अनुरूप करता है, तो उसे न उपनिवेशवाद कहते हैं। जैसे पाकिस्तान का आर्थिक शोषण चीन के द्वारा किया जा रहा है, पहले अमेरिका के द्वारा किया गया, अब चीन कर रहा है। नेपाल का आर्थिक शोषण चीन करने का प्रयास कर रहा है। भूटान का, बांग्लादेश का, श्रीलंका का, ये सब नव उपनिवेशवाद ही है। कई बार राष्ट्र अपने निर्णय बदलने के लिए मजबूर हो जाता है केवल दूसरे राष्ट्र के डर में। आपने कई बार हमारे देश के विदेश नीति की तारीफ सुनी होगी, वो इसीलिए सुनी होगी, उसका सबसे बड़ा कारण है क्योंकि हमने इस बात पर हमेशा ध्यान दिया है कि हम पर उपनिवेशवाद का भी प्रभाव ना दिखाई दे। लेकिन नव उपनिवेशवाद आज के जमाने में भी कई जगह पर दिखता है। अब जरा हमें समझना है कि साम्राज्यवाद हमें समझ में आ गया, उपनिवेशवाद समझ में आ गया, एक प्रकार से हमें अर्थ समझ में आ गया कि अच्छा ये ब्रिटिशर्स क्या सोच रहे हैं, हमारा आर्थिक शोषण, और हमारा जो आर्थिक शोषण होगा तो हम उपनिवेश कॉलोनिज्म के चपेट में आ जाएंगे। अब इन्होंने क्या सोचकर हमारे देश पर कामकाज शुरू किया, ध्यान से समझना। हम ब्रिटिश के इस साम्राज्यवाद को 3 हिस्सों में बांट रहे हैं कि इनका नेचर, इसका स्वरूप समझने के लिए हम जानेंगे 1757 से 1813 तक की कहानी। क्यों, ऐसा क्या था 1813 में? 1813 तक इनकी सोच अलग थी। 1813 के बाद ब्रिटेन में कुछ बदलाव आए उनकी नीतियों में, उसका प्रभाव हम पर भी पड़ा। तो 1813 तक पहली कहानी का पहलू होगा कि वो किस तरीके से हमारा शोषण करेंगे, वो क्या सोचकर हमारा शोषण करने का प्रयास करेंगे। दूसरा, 1813 से 1857 के दौर में उनके दिमाग में क्या चीजें चल रही है। और तीसरा, 1857 के बाद जब अंग्रेज प्रत्यक्ष रूप से हमारे देश को कब्जे में कर लेंगे, जब अंग्रेज डायरेक्टली हमारे देश को गुलाम कर लेंगे, तो हम जानने की कोशिश करेंगे। तो पहली कहानी हम देखते हैं ब्रिटिश साम्राज्यवाद में 1757 से 1813 के दौरान ये क्या मेंटालिटी लेकर आ रहे हैं। इसे इतिहासकार वाणिज्यवाद का दौर कहते हैं। वाणिज्यवाद का मतलब इस दौरान अंग्रेजी सरकार और दुनिया भर की सरकारें ये सोचती है कि पूरी दुनिया का व्यापार नियत है, निश्चित है। मतलब पूरी दुनिया में 100 करोड़ का ही व्यापार हो सकता है, एक काल्पनिक डाटा कह रहा हूं, वो ना बढ़ सकता है ना घट सकता है। जो राष्ट्र अमीर बनना चाहता है, शक्तिशाली बनना चाहता है, संपन्न बनना चाहता है, वो इसमें अपनी ज्यादा से ज्यादा हिस्सेदारी करे। और इसी कारण से यह अंग्रेज न केवल प्रतिस्पर्धाओं को समाप्त करते हैं बल्कि मोनोपोली का प्रयास करते हैं। देखना, अंग्रेजों ने सभी यूरोपियन कंपनियों को भारत से खदेड़ दिया, एक प्रकार से अकेले रह गए।
और यहां तक कि उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी, अकेली ही कंपनी को भारत में व्यापार करने दिया, किसी दूसरे को व्यापार करने नहीं दिया, क्योंकि इस समय उनकी सोच कह रही है कि किसी दूसरी कंपनी को भी मत आने दीजिए, क्योंकि इसके कारण कंपटीशन होगा, नुकसान होगा और हम ज्यादा से ज्यादा मुनाफा नहीं कमा पाएंगे। इस विचार को उन्होंने वाणिज्यवाद के नाम से संबोधित किया। उन्होंने मतलब हमारे इतिहासकारों ने इस पूरे समय पीरियड को वाणिज्यवाद का नाम दिया। लेकिन 1813 के बाद उन्हें अचानक लगा कि नहीं, जितनी ज्यादा कंपनियां किसी देश को शोषण करने आएगी, हम उतने ही जल्दी अमीर होंगे। एक कंपनी कब तक शोषण करती रहेगी? फिर वह हमारे देश में कई सारी कंपनियां व्यापार करने के लिए भेजेगी ताकि भारत का शोषण बढ़ाया जा सके। 1813 के बाद ही कई ब्रिटेन की कंपनियां भारत में व्यापार करने के लिए एक साथ उतरती है। तो पहले तो हम जानने की कोशिश करते हैं वाणिज्यवाद। यहां देखना, इस वाणिज्यवाद के दौर में, वाणिज्यवाद ये जो मैं डिवाइड कर रहा हूं 1757 से 1813 के दौरान, ईस्ट इंडिया कंपनी या अंग्रेजों की सोच आप तक रखने की कोशिश कर रहा हूं ताकि आपको यह बात समझ में आ सके कि क्या माइंड सेट लेकर अंग्रेजी कंपनियां पहुंची होगी। वाणिज्यवाद से अभिप्राय उस आर्थिक विचारधारा से है जो पश्चिमी यूरोप के देशों में, विशेषकर फ्रांस, इंग्लैंड, जर्मनी में 16वीं और 17वीं सदी में प्रसारित हुई थी और 18वीं सदी के मध्य तक इसका बहुत विकास हुआ। क्या सोच थी इनकी? इस वाणिज्यवाद के सिद्धांत के अनुसार कृषि और उसके उत्पादन की सीमा, कुछ सीमा तक ही वृद्धि कर सकते थे। कृषि आर्थिक दृष्टि से कुछ सीमा के बाद बिना उत्पादन वाली हो सकती है, पर उद्योग, व्यवसाय और व्यापार, वाणिज्य की वृद्धि और विस्तार की कोई सीमा नहीं है। मतलब एग्रीकल्चर की ग्रोथ लिमिटेड है, बाकी इंडस्ट्री की ग्रोथ हो सकती है। वाणिज्यवाद संरक्षणवादी स्वरूप का था कि कॉम्पिटिटरों को खत्म करो, अपने आप संपन्न हो जाओगे। कंपनी द्वारा अपने आर्थिक और वाणिज्यिक हितों को संरक्षित करने के लिए प्रयास किए गए। भारत में मौजूद फ्रांस जैसी विदेशी व्यापारिक कंपनी के कंपटीशन को खत्म किया गया। भारतीय शासकों से अधिकाधिक व्यापारिक लाभ और अधिकार प्राप्त करने का प्रयास किया गया। इस दौरान ईस्ट इंडिया कंपनी का बड़ा फोकस है लाभ कमाने पर। इस दौरान वो ये नहीं सोच रहे हैं कि हमें देश में या भारतीय लोगों में अपने विचारधारा को प्रसारित करना है, नहीं, बल्कि वो ये सोच रहे हैं कि ये जैसा जी रहे वैसे जीने दो, हमें कोई इंटरफेयर इनकी जिंदगी में नहीं करना है। हाँ, लेकिन हम कैसे इनसे ज्यादा लाभ कमा सकते हैं, कैसे हम इनका आर्थिक शोषण और ज्यादा कर सकते हैं, इसलिए वो पूरा प्रयास करेंगे कि यहाँ के ही राजस्व से यहाँ की ही चीजें खरीदी जाए और यूरोप में उसे बेचकर मोटा मुनाफा कमाया जाए। इस समय वो ज्यादा से ज्यादा अपने आप को एक व्यापारिक व्यक्ति के रूप में मुनाफे में बदलने पर प्रयास करते हैं। 1757 से 1813 में वो विस्तार भी कर रहे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं, लेकिन इनका पहला प्रयास है राजनीतिक शक्ति की तुलना में आर्थिक शक्ति को ज्यादा से ज्यादा इंक्रीज करना, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा भारतीयों का आर्थिक शोषण कर सके। भारत के व्यापार पर वो एकाधिकार स्थापित करेंगे। इसके लिए वो राजनीति का उपयोग करेंगे। वास्तविक रूप में 1757 से 1813 के बीच में राजनीति उनके लिए बाई प्रोडक्ट है और आर्थिक शोषण मुख्य लक्ष्य है, और इसके लिए वो राजनीतिक प्रयास करेंगे, शासन पर अपना नियंत्रण करवाएंगे, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली चीजों को अपने कब्जे में लेंगे। यहां एक बड़ी बात, अंग्रेजी हुकूमत इस समय भारतीय लोगों की जिंदगी के किसी भी पहलू पर ज्यादा इंटरफेयर नहीं करेंगे। जाति प्रथा हो, विधवा विवाह की बात हो या सती प्रथा की बात हो, वो जो भी प्रथाएं चल रही वो मौन होकर अधिकतर जगह पर अपने व्यापार पर ही फोकस करेंगे, अपने काम से काम रखेंगे, अपने आर्थिक कमाई पर ज्यादा गौर करेंगे और भारतीयों की जिंदगी पर ज्यादा इंटरफेयर नहीं करेंगे। लेकिन यदि उन्हें यहां पर अपने आर्थिक हित मजबूत करने हैं तो उन्हें यह समझना पड़ेगा कि भारतीय लोगों किन मान्यताओं को मानते हैं,
क्यों वह दिवाली मनाते हैं? जैसे आज चाइना को पता है ना कि भारतीय लोग दिवाली का सामान कब लेते हैं, दिवाली किस महीने में आती है, उसी समय में उनके प्रोडक्ट भारतीय बाजार में पहुंचते हैं, तभी जाकर तो दिवाली में उनके प्रोडक्ट की खरीदारी बढ़ जाती है। तो अंग्रेजों को यह जानना पड़ेगा ना कि भारत में त्योहार कौन से कब आते हैं, क्यों मनाए जाते हैं, उन त्योहारों में भारतीयों की क्या जरूरत है, और भारतीय लोगों का जीवन चक्र में क्या क्या अलग अलग स्टेजेस आती है। अब वो भारतीय जीवन को समझना चाहते हैं। अब इसी दौरान कुछ अंग्रेजों को ये जिम्मेदारी दी जाती है कि आप भारतीय लोगों के साथ संपर्क में रहिए, उनके बारे में जानकारी जुटाइए, उनकी कहानियां, उनके उपन्यास, उनके साहित्य जो भी उनके पास है उसका अध्ययन करिए और बताइए कि हम भारतीयों का शोषण कैसे कर सकते हैं। इसी समय कई अंग्रेज अधिकारी भारतीय साहित्य पढ़ना शुरू करेंगे और तब उन्हें इस बात का अनुभव होगा कि जो भारतीय आज बट गए हैं जातियों में, जहां पर धार्मिक विषमताएं भी देखी जा रही है, प्राचीन काल में यह एक उन्नत सिविलाइजेशन, एक उन्नत सभ्यता का भाग था। इनके द्वारा साहित्य में बताई गई कई ऐसी बातें खोजी जाएगी जिसको देखकर, जिसको समझकर उन्हें अचरज होगा कि इतनी उन्नत सिविलाइजेशन वाले लोग आखिर इतने बट कैसे गए, आखिर इनमें इतनी जातियों के प्रति नफरत कैसे आ गई, उन्हें अचरज होगा। ऐसे लोग जो भारतीय पुराने विचारों की तरफ आकर्षित होंगे, कुछ अंग्रेज अधिकारी, उन्हें प्राच्यवादी विचारधारा के लोग कहलाएंगे। प्राच्यवादी का मतलब प्राचीन विचारों की ओर उनका आकर्षण बढ़ेगा। जैसे जैसे उनकी जिज्ञासाएं प्राचीन भारत की तरफ बढ़ती जाएगी, वो प्राचीन भारत का अध्ययन करने के लिए सरकार पर भी दबाव डालेंगे और इसी दौरान ब्रिटिश सरकार, ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे देश में कई सारे कॉलेजेस की स्थापना करेगी, क्योंकि उन्हें भारतीय सभ्यता और संस्कृति को समझना है। क्योंकि व्यापारी तभी बेहतर व्यापार कर सकता है जब वो यहां की पूरी स्थितियों को समझ पाएगा। अब वापिस आते हैं, इसका कृषि और उद्योगों पर क्या प्रभाव पड़ेगा? कृषि और उद्योगों पर परंपरागत भारतीय ढांचा नष्ट होगा। कैसे नष्ट हो जाएगा भाई? क्योंकि यह क्या करेंगे, उद्योगों से बहुत सारे ऑर्डर दिलाएंगे, ददनी व्यवस्था लाएंगे, जरूरत से ज्यादा ऑर्डर। निश्चित ही इसका लाभ भारत को मिलना चाहिए था, क्योंकि वो भारतीय सामानों की डिमांड बढ़ा रहे थे पूरी दुनिया में, लेकिन इसका लाभ भारतीयों को नहीं मिला, क्योंकि उन्होंने ददनी व्यवस्था के तहत जरूरत से ज्यादा ऑर्डर दे दिया, जो कि उनसे पूरा नहीं हुआ भारतीयों से, फिर उनसे बेगारी करवाई गई। कृषि क्षेत्र में भी जमींदारी व्यवस्था के कारण या महालबाड़ी व्यवस्था के कारण इतना टैक्स वसूला जाएगा कि एग्रीकल्चर में भी भारतीय लोगों को कोई लाभ नहीं मिलेगा। इसका पूरा लाभ भी अंग्रेज उठा के ले जाएंगे। मतलब वाणिज्यवाद के कारण भारत को बहुत लाभ मिलने वाला था, लेकिन ये लाभ अंग्रेज अपने तरफ मोड़ देंगे, क्योंकि वह जानते हैं कि किस तरीके से आर्थिक शोषण करना है। वाणिज्यवाद के इस दौर में भू राजस्व इतना ज्यादा लिया गया कि किसानों की स्थिति बहुत ही दयनीय हो गई। व्यापारिक फसलों को प्राथमिकताएं दी गई और इसी कारण से भारत में अकाल भी बढ़ने लगे। जुलाहों के संदर्भ में ददनी व्यवस्था का प्रारंभ किया गया। भारत के सामाजिक हस्तक्षेप की नीति उन्होंने अपनाई, कोई इंटरफेयर नहीं करते थे। 1813 तक, यहां तक कि ईसाई मिशनरियों को भी नहीं आने दिया। इन्होंने ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार वाले लोगों को भी 1813 तक रोक के रखा कि आप कोई इंटरफेयर मत करिए, क्योंकि अभी हम भारतीय समाज और संस्कृति को समझ रहे हैं। किंतु राजस्व व्यवस्था का कुशल संचालन और प्रशासनिक न्यायिक व्यवस्था लागू करनी थी, अतः भारतीय समाज और संस्कृति के अध्ययन की उनको जरूरत पड़ने लगी। उन्हें यह जानना जरूरी था कि भारतीय लोग किन चीजों को मानते हैं और भारतीय लोग किन चीजों से डरते हैं, भारतीय लोगों में किस प्रकार की विचारधारा है। इसको जानने के लिए उन्हें भारतीय समाज और अध्ययन की आवश्यकता थी। इसीलिए 1780 में कलकत्ता में मदरसे की स्थापना कराएगी ईस्ट इंडिया कंपनी।
कंपनी। 1791 में बनारस संस्कृत कॉलेज की स्थापना कराएगी ईस्ट इंडिया कंपनी। 1784 में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना करेगी ताकि वह भारतीय लोगों के जीवन को, उनकी संस्कृति को, उनके सभ्यताओं के बाकी पहलुओं को समझ सके और उनके आर्थिक दोहन की रणनीति बना सके। और इसी कारण से अंग्रेजों ने अलग अलग स्कूल कॉलेजेस खोले, क्योंकि उनके अंदर विचार था कि हम पहले जाने तो सही। इसी दौरान फलस्वरूप अंग्रेजों का प्राचीन भारतीय समाज के अध्ययन के प्रति आकर्षण बढ़ा। इस घटना को प्राच्यवाद कहा गया, ओरिएंटलिज्म। प्राचीन काल में भारत पश्चिमी समाज की तुलना में अत्यधिक उन्नत, सुसंस्कृत और विकसित था, यह उन्हें समझ में आने लगा। कंपनी का स्वरूप अब व्यापारिक के साथ राजनीतिक होने लगा था। कंपनी के प्रशासन को रेगुलेट करने के लिए 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, साथ ही साथ 1793 का भी एक्ट लाया जाता है। कंपनी का प्रमुख उद्देश्य भारत में शासन को स्थायी बनाना और भारत में पुलिस व्यवस्था, न्याय व्यवस्था, भू राजस्व व्यवस्था को बेहतर करना ताकि शोषण बेहतर तरीके से किया जा सके। ये 1757 से लेकर 1813 तक के विचार हैं अंग्रेजों के। यही वह सोच है जिसके कारण उन्होंने देश में मोनोपोली रखी। यही वो सोच थी जिस कारण से उन्होंने भारत में हस्तक्षेप सामाजिक जीवन में नहीं किया। यही वो सोच थी जिसके तहत वो भारत का शोषण ज्यादा से ज्यादा करना चाह रहे थे। लेकिन अब कहानी में आता है ट्विस्ट। अब कहानी यहां से बदलेगी। अब आएंगे बदलाव और परिवर्तन। अब थोड़ा सा मैं आपको वापस ले जाता हूं ब्रिटेन में। आइए जरा ध्यान से देखना कि किस तरीके की विचारधारा अब उनके दिमाग में आएगी। अब वापस चलिए यूरोप में आइए, ब्रिटेन में भी आइए, इंग्लैंड में इस समय कई सारी वैज्ञानिक खोजें हो रही थी। इसी दौरान मशीनों का युग प्रारंभ होता है। भारत से कमाई गई इस संपत्ति से जो संपन्न हुए लोग हैं उनके पास पैसा बहुत बच गया है। अब वह उसे इन्वेस्ट कर रहे हैं वैज्ञानिकों के साथ बड़ी बड़ी कंपनियों को लगाने में। अब ब्रिटेन के इंग्लैंड प्रांत में बहुत सारी कंपनियां खुल गई है और वो भारतीयों से भी पतला कपड़ा बनाना सीख चुके हैं। वो भारतीय कारीगरों के कपड़ों को वहां पर दिखा रहे हैं और मशीन में उसी प्रकार का, उससे बेहतर क्वालिटी का कपड़ा बनाना सीख चुके हैं। सबसे बड़ी बात है कि जहां वह कपड़ा भारतीय 2 महीने में बनाते थे, वह मात्र 2 घंटे में निर्माण करने का कौशल सीख चुके हैं मशीनों के माध्यम से। मतलब मैं आपको अब बताना चाह रहा हूं कि अंग्रेजों में के देश में इस समय हो गई है औद्योगिक क्रांति, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का जन्म हो चुका है। अंग्रेजों के पास कपड़े और बहुत सारे प्रोडक्ट बड़ी मात्रा में पैदा हो चुके हैं और अंग्रेज अब इसको बेचने के लिए मार्केट ढूंढ रहे हैं। अब अंग्रेज इसे बेचने के लिए जब मार्केट ढूंढ रहे हैं तो उनके लिए सबसे बड़ा मार्केट है भारत, क्योंकि भारत की आबादी, उसकी संपन्नता फिर भी ठीक ठाक थी। गरीब तो थे ही, लेकिन संपन्न वर्ग की तादाद भी बहुत ठीक थी उस दौर में भी। अब अंग्रेजों की सोच देखिएगा क्या बदल जाएगी। अब वो सोचते थे कि मोनोपोली नहीं, अब तो हमारे देश की, मतलब क्योंकि अब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हो गया था। हर अंग्रेजों के 100-200 उद्योगपति थे जिन्होंने अलग अलग कंपनियां खोली थी। उन्होंने सरकार पर दबाव डाला कि हमें अपना प्रोडक्ट बेचने दीजिए भारत में। यहां पर अब सरकार अपनी नीतियां बदलेगी और मुक्त व्यापार की नीति लेकर आएगी कि जिसको चाहे वो भारत में जाए और माल बेचे। लेकिन भारतीय वो माल खरीदेंगे क्यों? भारतीय धोती पहनते हैं, भारतीय कुर्ता पहनते हैं, लेकिन वह इससे महंगी चीज बेचना चाहते हैं, कोट और पैंट।
वो टाई बेचना चाहते हैं, कोट पैंट बेचना चाहते हैं। भारतीय नीम की लकड़ी से दातोन करते हैं, वो टूथपेस्ट बेचना चाहते हैं, वह ब्रश बेचना चाहते हैं जो उन्होंने प्लास्टिक से बनाया है। भारतीय लोग अलग प्रकार की जीवन दिनचर्या बिताते हैं, भारतीय लोग अलग प्रकार से अपने जीवन को बिताते हैं, बचत के साथ, सीमित संसाधनों के पास साथ, लेकिन वह चाहते हैं कि भारतीय लोग संसाधनों को ज्यादा से ज्यादा खरीदे। अब ऐसी परिस्थिति में वह एक नई विचारधारा भारत में लाएंगे। अब मैकाले जैसे गंदे सोच वाला व्यक्ति भारत में आएगा और भारतीयों को अशिक्षित, भारतीयों को असभ्य और भारतीयों को मूर्ख घोषित करने का प्रयास किया जाएगा। भारतीयों को, जो भारतीय अंग्रेजी जानते हैं, जो अंग्रेजी पढ़ने के लिए उत्सुक है, वो अंग्रेजी स्कूल खोलेंगे। अब देखना, यहां पर वो अभी संस्कृत स्कूल खोले थे, मदरसा खोला था, सोसाइटी खोली थी। अब 1813 के बाद वह ईसाई मिशनरियों को भी लाएंगे, वह स्कूल में अंग्रेजी शिक्षा लाएंगे और यहां के लोगों का पश्चिमीकरण करने का कोशिश करेंगे। कुछ पढ़े लिखे भारतीय जो संपन्न लोग होंगे, उन्हें सूट बूट के साथ दिखाएंगे और बताएंगे कि जो सूट बूट पहनेंगे वो पढ़े लिखे लोग हैं, जो धोती कुर्ता पहनेंगे वो अज्ञानी असभ्य लोग हैं। आज भी ये मानसिकता होगी। जो जींस पैंट पहनेगा वो सभ्य माना जाएगा, जो दातोन मतलब नीम की लकड़ी से करेगा वो असभ्य माना जाएगा, जो टूथपेस्ट से करेगा वो सभ्य माना जाएगा, जो अंग्रेजी बोलेगा वो सभ्य माना जाएगा, जो हिंदी संस्कृत उर्दू बोलेगा वो असभ्य माना जाएगा। और इस तरीके से पूरे देश में सांस्कृतिक बदलाव करने की कोशिश की जाएगी। इसके पीछे का लक्ष्य क्या होगा? इसके पीछे का लक्ष्य होगा अंग्रेजी सामान की मांग बढ़ाना और एक प्रकार से भारत जो कपड़ों का और बहुत सारी चीजों का निर्यातक था, अब वो आयातक बनना शुरू हो जाएगा। अब अंग्रेजों को कच्चा माल चाहिए, कच्चा माल, इसलिए वो किसानों को इस प्रकार की कृषि करने के लिए मजबूर करेंगे कि उनके कच्चे माल की पूर्ति हो जाए। भारत के जो उद्योगपति हैं, जो छोटे छोटे उद्यम चलाते थे, उनका प्रोडक्ट बिक नहीं पाएगा क्योंकि अंग्रेज उनसे सस्ता और बेहतर प्रोडक्ट मार्केट में उपलब्ध करा देंगे। तभी आपको पता होगा कि क्यों गांधी जी चरखा चलाते थे, तभी आपको समझ में आएगा कि क्यों क्रांतिकारी स्वदेशी अपनाने की बात करते थे, क्योंकि अंग्रेजों ने अब अपने औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप भारतीय बाजारों में अपने सामान लबालब भर दिए थे। और सबसे बड़ी बात है कि उन सामानों की मांग बढ़ाने के लिए वैचारिक परिवर्तन भी शुरू कर दिए गए थे। इसीलिए आज भी चार लोगों में जब कोई अंग्रेजी बोल देता होगा तो आपको लगता होगा कि कितना पढ़ा लिखा है। एक उदाहरण मैं आपको यहां पुनः देना चाहता हूं जिससे आपको समझ में आ जाएगा। एक मूवी है, देखना कि जैसे पढ़े लिखे होने का प्रमाण हिंदी सिनेमा में कैसे दिया जाता है। एक मूवी है जिसमें शायद अभिनेत्री के रूप में रेखा और रवीना टंडन है। तब रवीना टंडन शायद रेखा पर यह आरोप लगाती है कि तुम्हारे जैसी अनपढ़ महिलाएं पति के चारों तरफ घूमती रहती होगी, लेकिन मैं पढ़ी लिखी शहर की लड़की हूं। तब रेखा अंग्रेजी में जवाब देती है। भारतीय दर्शक जैसे ही रेखा का अंग्रेजी जवाब सुनते हैं वशीभूत हो जाते हैं, तालियां बजाते हैं और कहते हैं कि देखा कितनी पढ़ी लिखी महिला है। ये सोच कहां से आई कि कोई अंग्रेजी बोलेगा तो वह बुद्धिजीवी है, इंटेलिजेंट है, पढ़ा लिखा है? ये मुक्त व्यापार में अंग्रेजों के द्वारा भारत को दी गई सोच का ही परिणाम है। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि अब बुलंदी नाम की मूवी, एक लाल ने कमेंट्स किया है, मैं समझ गया फिर कि मूवी बहुत देखते हो तुम लोग भी।
तो मुक्त व्यापार का दौर शुरू होता है 1813 से 1857। अब देखो, इसी समय भारतीय समाज को असभ्य घोषित करने के लिए उसकी कमियों को उजागर किया जाएगा। नो डाउट, कमियों को उजागर करना कोई बुराई नहीं है। इसी कारण से भारतीय समाज में सकारात्मक परिवर्तन आते हैं, सुधारवादी आंदोलन शुरू होंगे। और याद रखना, जितने सुधारवादी नेता है उनमें से अधिकतर नेता अंग्रेजी जानते थे। नो डाउट, राजा राम मोहन राय से लेकर जितने भी लोग हैं, स्वामी विवेकानंद या जितने सुधारवादी लोग थे, उन्होंने भारतीय समाज की न केवल बुराई को पहचाना बल्कि उसको दूर करने का प्रयास भी किया। लेकिन कहीं ना कहीं ये अंग्रेजों की सब सोची समझी साजिश के तहत ही चल रहा था। मतलब ऐसा मत सोचिएगा कि अंग्रेज हमारे देश को सुधारने आए थे, बल्कि वो इसके माध्यम से हमारे देश में एक नया प्रोडक्ट बेचने आए थे। ये उस जमाने की एक प्रकार से रणनीति थी। अब क्या कंसेप्ट था इनका मुक्त व्यापार का? विश्व व्यापार अनलिमिटेड है। अब ये सोचने लगे कि विश्व व्यापार की कोई सीमा नहीं है, जो जितना ज्यादा विश्व व्यापार करना चाहे कर सकता है। प्रत्येक देश के पास विदेशी व्यापार में अधिकतम हिस्सेदारी प्राप्त करने का अवसर है। विश्व व्यापार का अधिकतम लाभ तभी होगा जब हम संरक्षणवाद को समाप्त करेंगे, कंपटीशन लाएंगे, मौका देंगे सभी को। और इसीलिए 1813 का चार्टर एक्ट आता है। चार्टर एक्ट में चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार खत्म करती है। ब्रिटेन की पार्लियामेंट अब ईस्ट इंडिया कंपनी से कहती है कि भारत में कई सारी कंपनियां व्यापार करने के लिए आएगी, हाँ तुम्हें चाय के व्यापार में मोनोपोली देते हैं, और वो भी 1833 के चार्टर एक्ट में खत्म कर दी जाएगी। मतलब 1833 में पूरे देश में पूर्ण रूप से कंपटीशन की चीज लेकर आ जाएगी अंग्रेजी सरकार। भारत में ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता, भारत के ब्रिटिश क्षेत्र में विज्ञान साहित्य के विकास के प्रति वर्ष 1 लाख रुपए कंपनी खर्च करेगी। ये कभी खर्च किया नहीं, बस बोला गया। भारत को कच्चे माल का स्रोत और इंग्लैंड निर्मित उत्पादों हेतु बाजार के रूप में विकसित करने का लक्ष्य। भारतीय समाज का पश्चिमी सभ्यता के अनुसार अब रूपांतरण होगा। अब भारतीय समाज भी कोट पैंट सूट बूट ये सब पहनना शुरू करेगा। भारतीय समाज में हस्तक्षेप और सुधारों की नीति प्रारंभ होगी। विधि के शासन के माध्यम से सामाजिक धार्मिक सुधार संबंधी कानून लागू होंगे। कानून की सर्वोच्चता स्थापित की जाएगी। सती प्रथा को समाप्त किया जाएगा। कन्या भ्रूण हत्या को समाप्त किया जाएगा। नर बलि पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। नो डाउट ये बुरी चीजें थी, होनी चाहिए थी, लेकिन जिस उद्देश्यों के तहत इसको की गई, हम उस उद्देश्यों पर आरोप लगा रहे हैं। भारत में देवी काली को दी जाने वाली नरबली और सती प्रथा के उन्मूलन का श्रेय विलियम बेंटिक को जाता है। विलियम बेंटिक ने इसके लिए कानून लागू किया था। विलियम बेंटिक के द्वारा दिसंबर 1829 में सती प्रथा पूरे देश में प्रतिबंधित की गई। मेया के गवर्नर काल में ही कन्या भ्रूण हत्या निवारण पारित किया गया। ब्रिटेन स्थित उद्योगों के कच्चे माल के स्रोत के रूप में वाणिज्यिक फसलों पर पुनः ज्यादा जोर दिया गया। कृषि में सुधारों हेतु कोई बड़ा प्रयास तो नहीं हुआ, लेकिन खाद्यान्न फसलों की उपेक्षा और बढ़ गई। पश्चिमी सभ्यता का अंधानुकरण हुआ। धीमे धीमे भारतीय लोग पश्चिमी सभ्यता में बदलने लगे। जिज्ञासु प्रवृत्ति के इसी दौरान कुछ भारतीय अब अंग्रेजी शिक्षा पढ़ चुके थे, तो यूरोप में चलने वाले साहित्य को भी पढ़ चुके थे, भारत के प्राचीन साहित्य को भी पढ़ चुके थे। और यही युवा थे जो जान चुके थे कि भारत में वर्तमान जो कमियां हैं, भारत में जो वर्तमान समस्याएं हैं, वो केवल और केवल मध्यकाल में आई कमियों की ओर है। लेकिन प्राचीन काल में ये समस्याएं इतनी नहीं थी और अंग्रेज इन्हीं कमियों का लाभ उठा रहे हैं। ब्रिटिश संस्कृति का प्रसार होगा और भारतीय समाज विभाजित हो जाएगा। भारतीय समाज में कुछ लोग अपनी प्राचीन विचारधारा की तरफ जाने की कोशिश करेंगे, जैसे दयानंद सरस्वती वेदों की ओर लौटे, और कुछ लोग जाने का प्रयास करेंगे अंग्रेजों की ओर, जो आधुनिक विचारधारा के रूप में उसे मानेंगे। मतलब सूट बूट से लेकर यूरोपियन शिक्षा की ओर आगे बढ़ना प्रारंभ करेंगे। अब यहां से भारतीय समाज में भी एक प्रकार से हम कह सकते विरोधाभास प्रारंभ होगा।
कुछ अंग्रेजों का सच्चा चेहरा जान लेंगे, कुछ अंग्रेजों के सुधार को बेहतर समझकर उनका समर्थन करेंगे। वो भी जानेंगे थोड़ा देर से ही सही, लेकिन समझ जाएंगे कि ये सब केवल हमें लूटने आए हैं। तो वाणिज्यवाद में अंग्रेजों की सोच कुछ और थी और मुक्त व्यापार के रूप में अंग्रेजों की सोच कुछ और थी। और जब 1857 की क्रांति के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को हटा दिया जाएगा और ब्रिटेन की सरकार भारत पर प्रत्यक्ष कब्जा कर लेगी, प्रत्यक्ष नियंत्रण कर लेगी, तब वह चाहेगी कि भारत पर शासन को बनाए रखने के लिए कुछ ऐसे शासकों को भेजेगी जो भारत पर शक्ति का उपयोग करते हुए पूरे क्षेत्र को न केवल एक बना देंगे बल्कि भारत में निवेश भी प्रारंभ होगा। अब क्योंकि भारत का कच्चा माल कोने कोने से लाना है तो रेलवे का विकास किया जाएगा, भारत के हर जगह रेलवे को बिछाया जाएगा, इसे निवेश ही कहेंगे। निश्चित इसका लाभ भारत को मिला, लेकिन यह लाभ अंग्रेज सोचकर नहीं बैठे थे। वो ये सोचकर बैठे थे कि जितना भारतीयों को लाभ होगा उससे ज्यादा लाभ हम प्राप्त करेंगे। कृषि में भी सुधार किए जाएंगे, कई प्रकार की नहरें बनाई जाएगी ताकि पानी का प्रबंध किया जा सके। उद्योगपतियों को भले ही बहुत महत्व नहीं दिया जाएगा, लेकिन धीमे धीमे ही सही अंग्रेज भारत में निवेश शुरू करेंगे, क्योंकि अब वो भारतीयों का शोषण और बड़े लेवल पर करना चाहते हैं। शोषण की एक बड़ी खूबसूरती होती है कि एक समय के बाद आप शोषण नहीं कर सकते जब तक कि सामने वाले का विकास न हो जाए। तो वित्तीय साम्राज्यवाद क्या होता है? वित्तीय साम्राज्यवाद, वित्तीय साम्राज्यवाद एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा कोई देश या देशों का समूह किसी दूसरे देश या देशों के समूह पर वित्तीय प्रभुत्व स्थापित करता है और इसके लिए वे उन देशों की ऋण स्थिति का लाभ उठाते हैं। वित्तीय साम्राज्यवाद यह किसी देश पर आक्रमण करने की तुलना में बहुत सरल रणनीति है, बहुत अधिक प्रभावी भी माना जाता है। इस रणनीति का अनुसरण करते हुए अंग्रेजों द्वारा भारत में भी निवेश प्रारंभ किया गया। 1858 के बाद भारत में पूंजी निवेश की प्रक्रिया प्रारंभ हुई, लेकिन अंग्रेज ये बात भली भांति जानते थे कि 1857 जैसी क्रांति ना हो जाए, क्योंकि एक तरफ हम निवेश कर रहे हैं, हम कहीं पर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो हमें उसका लाभ मिलना चाहिए, नहीं तो पता चला इन्वेस्टमेंट करने के बाद कोई और आ गया, जैसे हमारे साथ हुआ अफगानिस्तान में। हमने अफगानिस्तान में एयरपोर्ट बनवाए, हमने अफगानिस्तान में मंत्रालय बनवाए, हमने अफगानिस्तान में कई नेशनल हाईवे बनवाए, लेकिन जब तक उसका निर्माण किया उसके बाद तालिबानी आ गए। अब वहां पर कोई हमारा जो इन्वेस्टमेंट था उसका लाभ ही नहीं मिल पाया हमें। तो अंग्रेजों ने पूरी सोची समझी साजिश के तहत कि अब वो भारत में निवेश करेंगे, इसलिए ऐसे शासकों को भेजेंगे जो भारत पर बेहतर नियंत्रण स्थापित करेंगे। 19वीं सदी के पूर्वार्ध में ब्रिटेन में, अब क्योंकि ब्रिटेन में कहीं ना कहीं मैं आपको बता दूं कि औद्योगिक क्रांति का दूसरा प्रोडक्ट है पूंजीपति और श्रमिक। जो श्रमिक होते हैं वह कहीं ना कहीं गरीब और शोषण का शिकार होते हैं, तो कई जागरूक श्रमिक भी आएंगे। और यही वो दौर था जब पूरे यूरोप में कार्ल मार्क्स जैसा विचारक आएगा। कार्ल मार्क्स जैसा विचारक जो ये पूरी यूरोप को बताएगा कि तुम्हें क्रांति करने की जरूरत है, तुम्हें जरूरत है अपने पूंजीपतियों को समाप्त करने की। और इसी कारण से ब्रिटेन में श्रमिक आंदोलन जोर पकड़ने लग जाते हैं, ब्रिटेन में समाजवाद की विचारधारा बढ़ने लगती है और ब्रिटेन को जर्मनी और फ्रांस से भी चुनौती मिल रही थी। अब वो जानते हैं कि इन सभी चीजों से लड़ने के लिए भारत को लंबे समय तक अपने कब्जे में बनाए रखना जरूरी है, इसलिए उन्होंने निवेश से पूर्व ब्रिटिश शासन भारत में एक स्थायी शासन व्यवस्था हो सके, इसलिए रिपन जैसे, एल्गिन जैसे, कर्जन जैसे गवर्नरों को भेजा, वाइस राय को भेजा। इन्होंने हमारे देश में एक ऐसी शासन व्यवस्था कायम की जो पूरी तरह से भारत में लंबे समय तक अंग्रेजी हुकूमत को बनाए रखने के लिए
आधारशिला प्रदान करेगी। कर्जन ने कठोर नियमों के माध्यम से भारत में अंग्रेजों के खिलाफ उठने वाली आवाजों को खत्म किया। रिपन जैसा व्यक्ति, एल्गिन जैसे व्यक्ति ने प्रेस की स्वतंत्रता पर बहुत सारे नियंत्रण स्थापित किए। अब इस पूरी कहानी में ये जो साम्राज्यवाद हुआ, सबसे पहले हम बातचीत करते हैं जो राजा महाराजा थे वे क्या प्रतिक्रिया दे रहे थे। तो 1857 से पहले राजा महाराजा थोड़ा बहुत अंग्रेजों का विरोध करते थे 1857 से पहले, लेकिन 1857 के बाद वो कोई अंग्रेजों का विरोध नहीं करेंगे। उसके पीछे का कारण था कि 1857 के घोषणा पत्र में वहां की महारानी ने डिक्लेयर किया था कि अब हम किसी भी राजा के किसी भी क्षेत्र को अपने कब्जे में नहीं लेंगे और हम उनका सम्मान वैसे ही करेंगे यहाँ के लोग जैसे वो रानी का करते हैं। इसलिए हमारे देश के देसी रियासतों के राजाओं ने 1857 के बाद कभी अंग्रेजों का विरोध किया ही नहीं, बल्कि जो हमारे राष्ट्रवादी आंदोलन के नेता होंगे, जो अंग्रेजों का विरोध करेंगे, ये राजा उसका विरोध करने लग जाएंगे। और इसी कारण से अंग्रेजों के लिए एक सुरक्षा कवच का काम ये देसी रियासतों के राजा करते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि ये जितने भी राष्ट्रवादी आंदोलन वाले हैं ये राष्ट्र बनाना चाहते हैं, एक चुनी हुई सरकार चाहते हैं। अगर चुनी हुई सरकार हुई तो राजा महाराजाओं का दौर खत्म हो जाएगा। इसलिए अंग्रेजी हुकूमत में 1857 के बाद हमारे देश के ही देसी रियासतें जितने अधिकतर राजा महाराजा थे, लगभग 99% राजा महाराजा ऐसे थे जो हमेशा ही भारत में अंग्रेजी हुकूमत के समर्थक रहे हैं। अब बात करते हैं क्या परिणाम हुआ। देसी रियासत 1857 से पहले क्या प्रतिक्रिया देते थे और 1857 के बाद क्या। 1857 से पहले तो देसी रियासतों ने थोड़ा सा विरोध भी किया, लेकिन 1857 के बाद अगर हम बात करें देसी रियासतों की तो 1858 के घोषणा पत्र में रियासतों की सुरक्षा का उत्तरदायित्व ब्रिटिश क्राउन ने हाथ में लिया। फलस्वरूप देसी रियासतों के शासक पहले से अधिक निरंकुश और गैर प्रतिक्रियावादी हो गए। मतलब निरंकुश तो हो गए और गैर प्रतिक्रियावादी का मतलब अंग्रेज भारतीयों का क्या शोषण कर रहे हैं, अंग्रेज भारतीयों को कितना नुकसान पहुंचा रहे हैं, इनको कोई लेना देना नहीं। ये अपनी अय्याशी में रहे, अपने सुकून और चैन में बने रहे। इन्होंने एक दूसरे से युद्ध करना भी समाप्त कर दिया और अपने ही शासन व्यवस्था में बस अपनी जिंदगी का आनंद लेने लग गए। कालांतर में ब्रिटिश शासन के द्वारा देसी रियासतों का राष्ट्रवादी आंदोलन के विरुद्ध उपयोग किया जाएगा। ये हैदराबाद के निजाम की बात करें या फिर अवध की बात करें या फिर ग्वालियर कहे, राजस्थान के घराने कहे, सभी का उपयोग अंग्रेजों ने हमारे राष्ट्रवादी आंदोलन के खिलाफ किया। रियासतों की प्रजा के द्वारा, अब देखो रियासत में राजा महाराजा केवल अय्याशी में लग गए थे, अपना शौक पूरा कर रहे थे, तो यहाँ के देसी रियासतों में तो भारतीय लोगों की स्थिति और भी दयनीय होने लगी, क्योंकि यहाँ पर राजस्व वसूला जा रहा था लेकिन कोई सुधार नहीं हुए। अंग्रेजों ने कृषि में कुछ सुधार के कदम उठाए लेकिन देसी रियासतों ने वो भी कदम नहीं उठाए। तब यहाँ की जनता ने इस राजाओं के खिलाफ एक आंदोलन प्रारंभ किया और इन आंदोलनों को प्रजामंडल आंदोलन नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया? प्रजामंडल आंदोलन। प्रजामंडल आंदोलन काफी लंबे समय तक अकेले ही राजाओं के खिलाफ लड़ रहे थे, पर कांग्रेस पार्टी ने प्रजामंडल आंदोलनों को सीधे समर्थन जल्दी नहीं दिया। आप सोचेंगे कि क्यों? क्योंकि उन्हें यह डर था कि कहीं प्रजामंडल आंदोलनों को समर्थन दिया तो राजा ये ना सोच बैठे कि हम उनके खिलाफ हैं, तो पता चल रहा है कि फिर वो अंग्रेजों के साथ पूरी तरह से जुड़ जाएंगे। क्योंकि कांग्रेस का लक्ष्य था कि हमें अपनी लड़ाई अंग्रेजों के खिलाफ लड़नी है, भारतीयों को भारतीयों से नहीं लड़ाना है।
और इसीलिए उन्होंने लंबे समय तक प्रजामंडल आंदोलनों को समर्थन नहीं दिया। लेकिन त्रिपुरी अधिवेशन में 1838 में सुभाष चंद्र बोस, पंडित जवाहरलाल नेहरू के दबाव में प्रजामंडल आंदोलनों को भी जगह दी गई और कांग्रेस में उन्हें अपनी बात रखने का मौका मिला। तब जाकर कांग्रेस ने खुलकर प्रजामंडल आंदोलनों का समर्थन किया कि हमें हर विरोध, हर ऐसे व्यक्ति को समाप्त करना है जो शोषण का कार्य करता होगा। रियासतों की प्रजा द्वारा निरंकुशता से संघर्ष करने के लिए प्रजामंडल आंदोलन प्रारंभ किए गए। प्रारंभ में प्रजामंडल आंदोलन को कांग्रेस से सहयोग नहीं। 1936 के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, समाजवादियों के दबाव में समर्थन मिला। त्रिपुरी अधिवेशन 1939 पहली बार कांग्रेस द्वारा प्रजामंडल आंदोलन भी राष्ट्रवादी आंदोलन में शामिल किए गए। देश के विभाजन के बाद सरदार पटेल द्वारा देसी रियासतों के एकीकरण में इस आंदोलन का भी बड़ा योगदान रहा ताकि भारतीय संघ में इन देसी रियासतों को शामिल किया जाए। तो ये तो देसी रियासतों की प्रतिक्रियाएं थी जो कि 1857 से पहले विरोधी थी, लेकिन 1857 के बाद अंग्रेजों की घोर समर्थक बन गई। अब भारतीय लोगों की क्या प्रतिक्रिया थी? तो भारतीय लोग में कई सारे अलग अलग समूह थे। कुछ उद्योगपति थे, कुछ जमींदार थे, किसान थे, छोटे छोटे उद्यम लगाने वाले लोग थे, साहूकार थे। आइए हर एक के देखते हैं कि हर व्यक्ति अंग्रेजों की उस जमाने की इस नीतियों में क्या ढूंढ रहा था। सबसे पहला शहरी वर्ग। ये शहरी वर्ग पूरी तरह से अंग्रेजों की देन था, क्योंकि शहर का एस्टैब्लिशमेंट, मुंबई जैसे शहर की स्थापना कहे, सूरत की स्थापना की बात करें, दिल्ली तो पहले से बसा था, लेकिन जो भी तटों पर शहर थे, कलकत्ता, मद्रास उस जमाने का, आज का चेन्नई उस जमाने का कलकत्ता, आज का कोलकाता, बहुत सारे ऐसे शहर जो तटों पर थे वो ग्रामीण बस्तियां थी, लेकिन अब वो शहरी बस्तियों में बदल गई थी। अंग्रेजों की देन थी। इसमें कई जमींदार, 9 जमींदार थे जो लगान वसूली का काम करते थे। अंग्रेजों को प्रशासनिक सहायता देते थे क्योंकि वो अंग्रेजी शिक्षा में पारंगत थे और इसलिए वो अंग्रेजों के प्रति सामाजिक रूप से निष्ठावान थे। निचले स्तर पर अंग्रेजी विचारधारा को फैलाते थे और अंग्रेजों से जुड़े इनके हित थे, क्योंकि ये जानते थे कि अंग्रेज चले गए तो फिर उनकी जो जमींदारी है, उनको जो अधिकार अंग्रेजों ने दिए हैं वो छीन लिए जाएंगे। इसलिए यह ब्रिटिश शासन को दैवीय उपहार मानेगा और कभी अंग्रेजों का खुलकर उतना विरोध नहीं करेगा जब तक कि इस कहानी में महात्मा गांधी जैसे, लाला लाजपत राय जैसे, या हम कहेंगे कि ऐसे राष्ट्रवादी नेता उभर कर नहीं आते जो पूरे देश के लिए जरूरी थे। बाल गंगाधर तिलक जैसे नेता उभर कर नहीं आते, तब तक ये शहरी वर्ग अंग्रेजों का सीधा विरोध नहीं करेगा। और क्या करेंगे फिर ये जमींदार, नौ जमींदार वर्ग? अब देखना ये क्या करेंगे, अपना संगठन बनाएंगे। क्यों? क्योंकि ये जानते थे कि अंग्रेज अच्छे हैं, ऐसा सोच थी इनकी, क्योंकि इनके लिए तो अच्छे ही थे। तो ये अंग्रेजों से अपने लिए रियायतें प्राप्त कराएंगे। जैसे रियायतें क्या? कि भाई जमींदारी छीनी ना जाए हमसे, हमें थोड़ा टाइम दे दिया जाए। दूसरा, उनके बच्चों को सिविल सेवा की भर्ती के लिए परीक्षा में बैठने दिया जाए, भारतीयों को भी परीक्षाओं में बैठने दिया जाए। ये मांग रखेंगे कि हमें भी आपके राजनीतिक कार्यों में सहयोग करने का मौका दिया जाए, और ऐसी मांगे रखेंगे जो उनके अनुकूल होंगी, पत्र व्यवहार करेंगे। इसीलिए तो जब कांग्रेस की स्थापना होती है तो शुरुआत में इसी समूह का कब्जा कांग्रेस पर होता है और ये अंग्रेजों को काफी अच्छा मानते हैं, पर धीमे धीमे अंग्रेजों का सही चेहरा भी यही लोग लाएंगे जब इनमें से कुछ लोग और भी ज्यादा पढ़ाई लिखाई कर लेंगे। तो शुरुआत में इन्होंने क्या मांगे रखी? संपत्ति की सुरक्षा के लिए कानून बनाने की बात करेंगे कि लुटेरे इनके संपत्ति को न लूटे। करों पर सवाल खड़ा करेंगे। सिविल सेवाओं की भर्तियों को भारत में भी आयोजित कराने की कोशिश कराएंगे और ये मांग रखेंगे अंग्रेजों से पत्र व्यवहार से। जमींदार वर्ग की जो भी चैलेंजेस है इसके लिए वो संगठन बनाएंगे। जैसे भूमि धारकों की एक कमेटी बनाई गई 1838 में।
ये बहुत पुरानी संस्था है। 1838 में भूमि धारकों की एक समिति बनाई गई थी जो कि जमींदारों की थी। फिर 1851 में ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन जैसा संगठन बनाया जाएगा, तो ये अंग्रेजों से अपनी मांगों को प्राप्त करवाना चाहेंगे। राष्ट्रवादी आंदोलन के प्रारंभिक दौर में जमींदारों द्वारा कांग्रेस की स्थापना में आर्थिक सहायता दी जाएगी, क्योंकि वो नरमपंथी मांगों का स्वरूप मुख्यतः जमींदारों मांगों के अनुरूप था। नरमपंथी आंदोलन की मांगे जमींदार वर्ग के हितों के विरुद्ध बिल्कुल भी नहीं थी। लेकिन जैसे जैसे कांग्रेस का विस्तार होगा, कांग्रेस से आम लोग जुड़ना शुरू होंगे, तो ये जो नरमपंथी लोग हैं ना, ये जो जमींदार लोग हैं, ये कांग्रेस से अलग हो जाएंगे और अपना अलग संगठन बना देंगे और हमेशा ही कांग्रेस के राष्ट्रवादी आंदोलन का विरोध करेंगे बाद में। तो राजनीति ऐसी भी होगी और ये अंग्रेज लोग इन जमींदारों को भड़काएंगे कि जब तक हम रहेंगे तब तक तुम रहोगे, इसलिए कांग्रेस का विरोध करो। तो शुरुआत में इन्होंने कांग्रेस की स्थापना में योगदान देंगे, शुरुआत में अपनी मांगे मनवाएंगे, क्योंकि इनको जरूरत थी जिन चीजों की, उनकी मांगे वही थी जो कांग्रेस की थी। शुरुआत में कांग्रेस की प्रारंभिक मांगे क्या थी? शासन में भारतीयों की भागीदारी, नमक कर में कमी की जाए या करों में कमी की जाए, सैन्य व्यय में कमी की जाए, सिविल सेवाओं की भर्ती की परीक्षाएं भारत में की जाए। परंतु कांग्रेस में जन सहभागिता की वृद्धि से कांग्रेस की मांगों के स्वरूप में परिवर्तन आएगा। फिर कांग्रेस के लोग स्वराज्य की मांग करेंगे। जैसे स्वराज्य की मांग करेंगे तो ये जमींदार लोग जो कांग्रेस को पैसे देते थे अभी अलग होना शुरू हो जाएंगे। लोकतंत्र, अधिकार संबंधी मांगे अब राष्ट्रीय मांगे हो जाएगी, इसलिए जमींदार वर्ग के द्वारा कांग्रेस से दूरी बना दी जाएगी, क्योंकि जमींदारों के विशेष अधिकार और प्रतिष्ठा पर संकट आ जाएगा। ब्रिटिश सरकार के द्वारा भी कांग्रेस से अब दूरी बनाई जाएगी। अब ब्रिटिश सरकार जमींदारों को अधिक संरक्षण और समर्थन देगी ताकि जमींदार वर्ग का प्रयोग राष्ट्रवादी आंदोलन के अवरोधक के रूप में हो। मतलब चिंता की बात देखिए, एक तरफ राजा महाराजा भी हमारे राष्ट्रवादी आंदोलन के खिलाफ जाएंगे, दूसरी तरफ जमींदार वर्ग भी हमारे राष्ट्रवादी आंदोलन के खिलाफ जाएंगे। मतलब देश की आजादी में सबसे बड़ा रोल हमारे देश के निचले वर्ग के लोगों का ही रहा, हम ऐसा कहेंगे। अब भारत में पहला था जो हमने देखा कि राजा महाराजा, उनका तो कोई रिप्लाई रहा ही नहीं। दूसरे थे जमींदार, वो भी अंग्रेजों के साथ हो गए। अब तीसरे लोग हैं पूंजीपति लोग। पूंजीपति लोगों को हम तीन भागों में बांट रहे। एक है सूदखोर जो कि ब्याज खाकर पैसा कमाते हैं, दूसरे हैं व्यापारी और तीसरे हैं उद्योगपति। ये जो सूदखोर और महाजन हैं, ये चाहते हैं कि इनके पैसों की रक्षा हो सके और पैसों की रक्षा में कानून की मदद लेंगे तो ये अंग्रेजों के समर्थन में रहेंगे, अंग्रेजों का विरोध नहीं करेंगे सूदखोर और महाजन, क्योंकि वह अंग्रेजी हुकूमत के अंतर्गत ही सूदखोरी को और बेहतर चला पा रहे थे। व्यापारी वर्ग क्योंकि ब्रिटेन से माल लाते थे और देश में बेचते थे, तो ये व्यापारी तो ब्रिटेन के सामान के लिए तैयार ही रहते थे। ब्रिटिश राज का विदेशी व्यापार भारत और ब्रिटेन के बीच मध्यस्थ का काम करेंगे, इसलिए ये भी विरोध नहीं करेंगे। ये जानते थे कि जब तक अंग्रेज रहेंगे तब तक ही हम अपना व्यापार चला पाएंगे। उद्योगपति, इनके पास था पैसा, लेकिन इस समय अंग्रेजी हुकूमत हमारे देश में उद्योगों को स्थापित करने नहीं देना चाहती, क्योंकि वो चाहती है कि भारत कच्चे माल का ही निर्यातक रहे और बने बनाए माल का आयातक बना रहे। उद्योगपति ये जानते थे कि अगर हमारे देश की खुद की सरकार होती तो हमें उद्योग डालने के लिए मदद करती, इसलिए उद्योगपति प्रत्यक्ष रूप से तो अंग्रेजों का विरोध नहीं करेंगे, लेकिन इनडायरेक्टली बहुत विरोधी रहते हैं। वह गांधी जी के आगमन के बाद पूरी तरह से गांधी जी के समर्थक बन जाते हैं, क्योंकि वह अहिंसक भी थे। उद्योगपतियों के विचारों में भी यही जुड़ता था। उद्योगपति भारत में तब विकसित हो पाए वास्तविक रूप में जब प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेज पूरी तरह से बिजी थे युद्ध की घटनाओं में। तब हमारे देश के उद्योगों ने पहली बार फलना और फूलना सीखा। पहली बार टाटा की कंपनी के प्रोडक्ट को पूरे यूरोप में खरीदा जाने लगा। तो
उद्योगपति जो थे वो पूंजी का प्रबंधन करना जानते थे, तकनीक चाहते थे, कुशल मानव संसाधन चाहते थे कि भारत में स्किल्ड ह्यूमन बचे, और इसलिए उनके हित ब्रिटिश शासन के खिलाफ थे। प्रारंभ में उद्योगपतियों का ब्रिटिश शासन से अंतर विरोध जरूर होगा, पर इसके बावजूद वो ब्रिटिश शासन का डायरेक्ट विरोध नहीं करेंगे। हालांकि उद्योगपति द्वारा राष्ट्रवादी आंदोलन को समर्थन दिया जाएगा, खास करके स्वदेशी आंदोलन जो 1905 में आएगा, होम रूल आंदोलन, असहयोग आंदोलन जो आने वाले समय में आएंगे। उस समय ये उद्योगपति भारतीय नेताओं का समर्थन करते हैं। 1930 तक पूंजीपति वर्ग के अंतर्गत भी दो नवीन प्रवृत्ति आएगी। देखो 1917 में रूस की क्रांति होती है और पहली बार सर्वहारा वर्ग की सरकार रूस में बनती है। भारत में भी ऐसे श्रमिक आंदोलन प्रेरित होने लगते हैं, इससे उद्योगपति घबरा जाते हैं। उसी समय भारत में महात्मा गांधी जैसे नेता होते जो मध्यस्थ का रास्ता अपनाते हैं, और क्योंकि उस समय कई क्रांतिकारी समाजवादी विचारधारा और मार्क्सवादी विचारधारा से बहुत प्रभावित थे, इसलिए फिर उद्योगपति कांग्रेस का सीधा समर्थन करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि यदि क्रांतिकारियों के द्वारा क्रांति का निर्माण किया गया तो उनका भी जीवन बचने वाला नहीं है। भारत में कम्युनिस्ट आंदोलनों का विकास होता है। गांधी जी का भारतीय जनता के हितों और ब्रिटिश शासन के बीच मध्यस्थ के रूप में उभरना उद्योगपतियों का झुकाव कांग्रेस की तरफ कर देता है। अब देखना यहां एक और बड़ी बात, कम्युनिस्ट वाले भी कांग्रेस का विरोध करेंगे। वो इसलिए विरोध करेंगे क्योंकि उन्हें लगता है कि कांग्रेस में संपन्न लोग ही सरकार बनाएंगे, कम्युनिस्ट ये नहीं चाहते थे। तो कांग्रेस को विरोध झेलना पड़ेगा राजा महाराजाओं का, जमींदारों का, महाजन सूदखोरों का और कम्युनिस्टों का भी। हर एक के अपने अपने राजनीतिक हित है, और इसीलिए भारत की आजादी में काफी लंबा समय लगा, क्योंकि एकजुट होकर किसी ने एक मांग नहीं रखी, बल्कि हर अपने अपने स्वर में ही चीजों की मांग करने लगे थे। मजदूर वर्ग, भारत का मजदूर वर्ग यूरोप के समान स्थायी वर्ग नहीं था। भारतीय मजदूर वर्ग में चेतना का उतना प्रभाव नहीं था, लेकिन जब वो शहर आते थे तो चीजों को सीखते थे। मजदूर वर्ग की प्राथमिकता में हमेशा राष्ट्रीय आंदोलन प्रायोरिटी में रहा। तिलक की गिरफ्तारी के विरुद्ध उन्होंने जन हड़ताल की थी। असहयोग आंदोलन में गांधी जी का सीधा समर्थन करते हैं। 1920 के बाद मजदूर आंदोलनों को संगठित प्रेरित करने में कम्युनिस्ट और क्रांतिकारियों ने बड़ी भूमिका निभाई, परंतु कम्युनिस्ट मजदूर आंदोलनों को जन क्रांति के रूप में विकसित नहीं कर सके। यही कारण रहा कि मजदूर वर्ग गांधीवादी आंदोलनों से ज्यादा नजदीकी से देश के जो भी संगठन थे, जो भी आंदोलन थे, उनसे जुड़ सके। तो देश की आजादी में रियलिटी में संपन्न लोगों ने बहुत कम रोल निभाया है। गरीब सर्वहारा वर्ग ने ही देश की आजादी में सबसे महम योगदान दिए हैं। नो डाउट नेताओं की जरूरत तो पड़ेगी, ताकि उनके बाद ही ये मजदूर वर्ग सही दिशा में काम कर पाएंगे। ये जो मध्यम वर्ग था ये भी ब्रिटिश साम्राज्य की देन था, क्योंकि भारत में जब मध्यकाल का दौर होता है उस समय दो ही वर्ग थे, उच्च वर्ग और निम्न वर्ग। मध्य वर्ग तो व्यापार, सूदखोर, इनके माध्यम से विकसित होता है। ये कहीं ना कहीं सरकार में प्रशासनिक कार्य में मदद करता है, अंग्रेजी पढ़ा लिखा होता है, इसका जो भी विधि के शासन में विश्वास होता है, सेना और पुलिस में इसकी भर्ती होती है, और आधुनिक शिक्षा से जुड़ा होता है, इसलिए यह भी अंग्रेजों का जनरली विरोध नहीं करेगा। लेकिन इसी दौरान हमारे देश में दो विचार जन्म लेते हैं। एक ऐसे लोग जो भारतीय प्राचीन सभ्यता को जानने के लिए उत्सुक थे, और दूसरे वे लोग जो पश्चिमी सभ्यता में डूबने के लिए तैयार थे। और इन्हीं से फिर हमें पता चलता है कि जो पीछे जाना चाहते थे वे भारत को प्राचीनता के वापिस दौर में ले जाना चाहते थे, जो सुनहरा समय था भारत का। जो नए लोग थे वो आधुनिकता के दौर में ले जाना चाहते थे। इसी कारण से भारत में फिर जातिवादी सुधारवादी आंदोलनों की शुरुआत होती है। तो ये था अंग्रेजों के साम्राज्यवाद, मतलब पूरे 1757 से लेकर 1947 तक अंग्रेजों की भारत के प्रति सोच और भारत के शोषण का रवैया। पर अभी ये कहानी खत्म नहीं हुई, हमने केवल ये जाना है सरसरी निगाह से कि पूरा साम्राज्यवाद क्या माइंडसेट लेकर बैठा है। अब हम इस कहानी में जानेंगे भारत में उत्पन्न होने वाले
सुधारवादी आंदोलन। उसकी जड़ें आपको समझ में आ गई कि ये सुधारवादी आंदोलन 1813 के बाद ही क्यों उत्पन्न हुए, क्यों 1813 के बाद भारत में अचानक जो समाज में कमियां थी, सभ्यताओं में जो कमी थी, जो समाज में बुराइयां थी, वो उभर कर सामने आई। क्योंकि इसमें अंग्रेजों की सोची समझी साजिश थी कि पहले वो भारतीय समाज को असभ्य घोषित कर देगा और उसके बाद फिर सुधार के नाम पर पश्चिमीकरण लेकर आ जाएगा, और यही परिणाम आगे बढ़ता चला गया। तो अब इस कहानी में हम देखेंगे भारत में सुधारवादी आंदोलन 1857 तक की बातों पर हम गौर करेंगे, और फिर 1857 की क्रांति और उसके पहले के विद्रोह पर भी चर्चा करेंगे। रिवीजन करते चलिएगा, पढ़ते चलिएगा, चीजों को दोहराते चलिएगा। थोड़ा व्हाट्सएप वाला, फेसबुक वाला, इंस्टाग्राम वाला ज्ञान थोड़ा कम रखिएगा। यदि आप यूपीएससी के एस्पिरेंट है तो सटीक और बेहतर चीजों को पढ़िएगा। बाकी यदि आप बकवास हैं, मतलब एक प्रकार से हम कहेंगे कि हवाबाजी करने आए हैं, कमेंट्स कर करके लोगों को दिखाना चाह रहे हैं कि मुझे कितनी बातें पता हैं, तो आप पहले से ही मूर्खों की श्रेणी में आ चुके हैं। बस मूर्खों के सरदार मत बनिए तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि सरदारों का समापन होता है, फिर वो लौट के नहीं आते। इसलिए पढ़िए, रिवाइज करिए, चीज़ों को बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करिएगा, और पुरानी कक्षाओं को भी देख लेना अगर इसमें जिन लोगों को कहानी जोड़ने में थोड़ी कठिनाई हुई होगी। लेकिन ये कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है कि किस तरीके से हमारे देश में अंग्रेजों ने अपनी रणनीतियों को पूरा करने का प्रयास किया है। तो अगली क्लास में हम पुनः मुलाकात करेंगे। बाय।